Hello everyone. Today we are going to have a discussions on projectile motions on inclined plane. अभी तक हमने बहुत सारे तरह के प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में पढ़ा। प्रोजेक्टाइल मोशंस जो आप इसके बारे में पढ़ रहे थे, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन जब था कि जब आपका एक्सिस ऐसे हुआ करता था और यहाँ से u वेलोसिटी से आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते थे तो ये ऐसे यहाँ के ड्रॉप करता था। एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो था वो ये था, इसमें क्या था कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस और पॉइंट ऑफ रिटर्न सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई करते थे। कुछ देर बाद आपने ये भी पढ़ा कि एक पर्टिकुलर हाइट से ये हाइट हुआ करता था और यहाँ से प्रोजेक्टाइल को जो है हम u वेलोसिटी से फेंकते थे थीटा एंगल बनाते हुए। उस केसेस में प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री ऐसी होती थी और ये नीचे आके गिरती थी। या इसी केसेस में हम क्या करते थे कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से गिराते थे, तो उस केस में प्रोजेक्टाइल ऐसे आकर के ड्रॉप करती थी या फिर एक पर्टिकुलर एंगल दे करके हॉरिजॉन्टल में ड्रॉप करते थे। पर अब जो हम प्रोजेक्टाइल मोशंस अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक तरह का जो है प्रोजेक्टाइल मोशंस है। बस उसमें डिफरेंसेस क्या है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस है, जिस पॉइंट से आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, और जो पॉइंट ऑफ स्ट्राइक है, तो ये दोनों सेम प्लेन में लाई नहीं करते। होता क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशंस ऑन इंक्लाइंड में दो केसेस हैं कि जैसे आपका इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, ओके, दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एट्रीब्यूट सिर्फ ये एंगल दैट इज मिक्स विद अल्फा, इससे हम डिसाइड करते हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को जो है u वेलोसिटी से फेंकते हैं, ठीक है। ये u जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाती है थीटा। तो ये मेरा ट्रेजेक्टरी कैसा होता है, ऐसा होते हुए यहाँ जाकर के ड्रॉप करता है। ये क्या है कि प्रोजेक्टाइल मूविंग अप द इंक्लाइन। इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की ओर फेंका, और ये हो गया क्या चीज़, पॉइंट ऑफ रिटर्न। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तो आप देखें कि प्रोजेक्टाइल को जब यहाँ से आप थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे जब आपने उसको फेंका तो वो इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक किया। तो यहाँ जो मेरा इंटरेस्ट है जानने में वो क्या है कि प्रोजेक्टाइल ने इस एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो रेंज हो गया, ये हो गया प्रोजेक्टाइल का रेंज। इंक्लाइन के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये रेंज हो गया। और उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना लगा, इसमें हमारा इंटरेस्ट है जानने में। तो ये तो हो गया कि अप द इंक्लाइन की बात हो गई। और दूसरा होता है कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन, मतलब कि ये आपका इंक्लाइन है, ठीक है, सेम इंक्लाइन, एंगल अल्फा से ये इंक्लाइन डिफाइन है, ठीक है। और इस इंक्लाइन पे यहाँ पे बैठ करके सपोज करिए कि यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है u वेलोसिटी से। तो ये पार्टिकल का प्रोजेक्ट के साथ ऐसा टेंजेंसी बनाते हुए, ठीक है, और ये यहाँ पे आकर के पार्टिकल स्ट्राइक किया। तो ये हो गया कैचेस कि ये हो गया आपको अप द इंक्लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशंस डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, डाउन द इंक्लाइन का केस हो गया, डाउन द इंक्लाइन, और ये हो गया अप द इंक्लाइन का केस। तो अभी जो हम मतलब मेरा डिस्कशन जो है वो पर्टिकुलरली अप द इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट के एनालिसिस और रेंज के एनालिसिस को कंसीडर करेगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और सेकंड वीडियो में हम लोग डाउन द केस को कंसीडर करेंगे। तो अब अप द इंक्लाइन इस प्रोजेक्शंस पे हम थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं कि इसके मोशंस का जो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ सच मोशंस, ये हम दो अप्रोच के थ्रू कर सकते हैं। एक अप्रोच हमें कहता है कि आप जब अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ऐसा रखें, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम मानते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया जहाँ से फेंका गया ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और ये जो हो गया मेरा ये वाई एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है।
ये जो आपका एक्सिस है, ये जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है, वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप नॉर्मल केसेस में यूज़ करते थे, ठीक है। जब आप प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता था और वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आकर के गिरता था, इस केसेस में यहाँ से यू वेलोसिटी से आपने किया और ये ऐसे आकर ड्रॉप किया, तो इस केसेस के एनालिसिस के लिए भी जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ करता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे ही एनालिसिस करते थे। तो एक तरीका है कि वी चूजेस आवर रेफरेंस एक्सिस, मतलब कैसा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, और ऐसे हम इसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा इसको एनालिसिस करने का तरीका कैसा है कि हमारा ये रहेगा, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन हुआ, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है इंक्लाइन प्लेन, जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, जो सिनारियो इसमें है वही सिनारियो यहाँ भी है, पार्टिकल इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ यहाँ आकर ड्रॉप किया। तो यहाँ जो हम अपना रेफरेंस एक्सिस चूज़ कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल जाता है। यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है कि अलोंग द इंक्लाइन हम ये मान रहे हैं, ये जो है ये दिस इज़ अलोंग द इंक्लाइन, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ये दिस इज़ माई वाई एक्सिस। तो अब जो मेरा इस केस में जो हम मतलब एनालिसिस करेंगे और इस केस में जो एनालिसिस करेंगे, तो आप देखिएगा कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो ओरिजिन से है, यहाँ भी ओरिजिन से है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइन अल्फा है, और जो प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है वो अभी भी उसी की तरह है, थीटा एंगल से जो है हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया। ये केस में क्या है कि केवल आपका रेफरेंस एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज हो गया। पहले के केसेस में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब अलोंग द इंक्लाइन एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आपका वाई एक्सिस हो गया। तो दोनों केसेस का एनालिसिस हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि दोनों केसेस के एनालिसिस को पढ़ने का मेन पर्पस है कि आप दोनों सिचुएशंस में प्रोजेक्टाइल मोशंस के एनालिसिस करने में सक्षम हो पाएँ, क्योंकि इसका अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स में अपना एक यूजेस है। इसलिए हम दोनों को जो है सो पढ़ेंगे और दोनों में रिज़ल्ट निकालेंगे। अब जो रिज़ल्ट की बात है, जो रिज़ल्ट हमारा क्या आता है निकालना है, हमको निकालना है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या कि प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहा, ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यही दो चीज़ हमको निकालना है। और एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये दोनों चीज़ इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने किस रेफरेंस ऑफ एक्सिस के अलोंग इसके मोशंस का एनालिसिस किया है। कि अगर आपका रेफरेंस एक्सिस ऐसा है, ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस, तो इस केसेस में जो रेंज का वैल्यू आएगा और जो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आएगा, और फिर इस केसेस में जब आपका रेफरेंस एक्सिस में एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है, दोनों के केसेस में रिजल्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट होंगे। केवल जो आप एनालिसिस करेंगे उसका एक तरीका अलग होगा और इससे आपको बेटर इंसाइट मिलेगा कि किस प्रॉब्लम्स में किस तरह से एनालिसिस करें ताकि बेटर रिजल्ट हम ला पाएँ। So first of all, we are going to discuss this method, and in second case we are going to discuss this method. So let's first concentrate on this method. अब इसमें करना क्या है कि आपने देखा कि u वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है भाई। तो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आकर के स्ट्राइक किया। अगर कोऑर्डिनेट्स के बदले देखें तो ये पॉइंट हम समझते हैं कि इस पॉइंट के वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो है ये डिस्प्लेसमेंट y है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है ये मेरा x है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y आ गया। क्वाइट क्लियर। अब ज़रा हमें बताएं कि ये जो प्रोजेक्टाइल है u वेलोसिटी से फेंका गया है, तो x डायरेक्शंस में उसकी वेलोसिटी क्या है, ux इज इक्वल टू u, यहाँ से देखो थीटा एंगल बना रहा है, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा, सो u cos ऑफ थीटा। और y डायरेक्शंस में तो uy इज इक्वल टू u साइन ऑफ यहाँ पे थीटा। यहाँ मैं क्लियरली लिख देता हूँ कि अल्फा क्या है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन एज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस से एंगल ऑफ इंक्लाइन क्या है, अल्फा है, हॉरिजॉन्टल
ठीक है, और थीटा क्या है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज मेजर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर्ड फ्रॉम, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रॉम हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस मतलब इसी हॉरिजेंटल एक्सिस के रेफरेंस में ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आपने निकाल लिया एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी यू साइन थीटा, क्वाइट क्लियर। अब एक्सेलरेशंस का भी कंपोनेंट निकालने, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशंस जो है वो कैसा लग रहा है, ये डाउनवर्ड की और नीचे की ओर ऐसे जी जो है लग रहा है, ठीक है, यही मेरा एक्सेलरेशंस है। तो ऑब्वियस है कि एक्स डायरेक्शंस में तो उसका कोई कंपोनेंट होने से रहा, हमने लिख लिया ए एक्स इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शंस में नेचुरली इसका निगेटिव वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, तो ये माइनस, ठीक है, तो कंपोनेंट आ गया। अब बताइए कि हम अब प्रोजेक्टाइल का मोशन जो है सो वाई डायरेक्शंस में पहले कंसीडर करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शंस, consider the motion of projectile in y डायरेक्शंस, ठीक है, केवल y डायरेक्शंस में ही हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो t टाइम के बाद पार्टिकल जो है सो t टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ स्ट्राइक किया, तो पहले तो मोशन इन y डायरेक्शन का इक्वेशंस क्या होगा, सिंपली y बराबर यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई डायरेक्शंस, ठीक है, यही है। अब आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये इक्वेशंस का क्या होगा, आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट टी के बाद, टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद देखिएगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शंस में क्या है, ये वाई है, तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पे वाई, और यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, तो यहाँ हम लिखेंगे यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी कर देते हैं, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस 1/2 ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, तो यहाँ माइनस जी, और टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको ज़रा सॉल्व कर लें, एक लाइन इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो y बराबर क्या आ गया, u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशंस मेरा ये हो गया इक्वेशन 1, ओके। ये इक्वेशंस 1 हमने जब मोशंस को y डायरेक्शंस में कंसीडर किया तो हमारा आ गया, और ये इक्वेशंस 1 एक लिमिटेड टी टाइम के बाद का जो है, मतलब इस टी टाइम के बाद जो इक्वेशन हुआ ये पता चल गया, मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो क्या आ गया, ये आ गया। अब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो भाई एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा था, वेलोसिटी दी हुई है, तो एक्स डायरेक्शन में कंसीडर द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, कंसीडरिंग द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शंस में हमने मोशन को कंसीडर किया तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू, इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी हुई तो u cos थीटा और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कैपिटल T, ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब ज़रा देखो तो कहीं एक इस ट्राइंगल को कंसीडर करो, मान लो ये O हो गया, और जब प्रोजेक्टाइल गिरा तो इस पॉइंट को मान लो कि P हो गया यहाँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिटर्न, इस पॉइंट को मान लो ये Q हो गया, तो इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे इन ट्राइंगल OPQ में आप क्या लिख सकते हो कि 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू लंब, मतलब y x, ओके। अब आपने y निकाला हुआ है, x निकाला हुआ है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो फॉर अभी स्पेस के लिए मैं इस केस को डिलीट करता हूँ, क्योंकि अब हम लिख रहे हैं क्या चीज़, 10 अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट y/x, तो ये हो गया u साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट टी पे स्क्वायर, और बट्टा में कितना है u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू यहाँ पे टी, भाई टी काट के हटाओ,
मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे इतना, फिर बार बार इक्वेशंस में लंबा पड़ेगा भी। और टेन अल्फ़ा को हम साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई कॉस ऑफ अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट टी बटा यू कॉस थीटा। ओके, क्वाइट क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भैया। तो ये हो गया यहाँ से u कॉस थीटा इंटू यहाँ पे साइन अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस 1/2 जी टी कॉस अल्फ़ा। ओके, ये कॉस अल्फ़ा हो गया जी टी कॉस अल्फ़ा। अब आ जाओ इधर, तो क्या लिखोगे इसको 1/2 जी टाइम ऑफ फ्लाइट टी कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस यू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और साइन थीटा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, तो यहाँ से u कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी, और यू ऑफ यहाँ पे ये कितना है साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से निकाल दो टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये तो आ गया ना तुमको यहाँ पे 1/2 ऑफ जी टी कॉस ऑफ अल्फ़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर यू, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो आपने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन। इज इट सफिशिएंट? टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशंस 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा। अगर आप देखें कि आप एंगल ऑफ इंक्लाइन को मान ले 0 है, मतलब प्रोजेक्टाइल जो आपका यहाँ से यहाँ जा कर के उसका मोशन टर्मिनेट हो गया, अगर ये इंक्लाइन प्लेन होता ही नहीं तो ये क्या करता, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह जा कर के यहाँ गिरता। और उस केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता, तो यहाँ देखो अल्फ़ा अगर हम आप 0 यहाँ डालते हैं तो उस केस में t बराबर क्या हो जाता है 2u साइन थीटा बाई जी, क्योंकि कॉस 0 1 हो जाएगा और यहाँ से तो हट ही गया। तो ये क्या आ रहा है, नॉर्मल केस का टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये क्या है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो आप देख भी रहे हैं कि कैसे इस इक्वेशन में जैसे ही अल्फ़ा 0 करते हैं तो नॉर्मल केस का रिजल्ट हमको आ जाता है। तो अभी तक हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक नोट्स में मेंशन कर देता हूँ कि हमने क्या निकाल लिया। तो हमने पहला निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट t, जो कितना आया 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इस मेथड के थ्रू टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। और एक और चीज़ निकालना बच जाता है, और वो हमारा क्या हो जाता है, रेंज आर, ठीक है। तो जरा रेंज पे कंसंट्रेट करें हम लोग कि रेंज कैसे निकलेगा, हाउ वी कैलकुलेट द रेंज। एक चीज़ देखिए कि रेंज है क्या मेरा, एक्चुअली में रेंज है ये, दिस इज़ आर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ अल्फ़ा, इस ट्रायंगल में देखिए कॉस ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप ये लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू क्या चीज़, तो x ऑफ यहाँ पे सेक अल्फ़ा, कॉस नीचे चला गया तो ये सेक हो गया, तो रेंज r इज इक्वल टू x सेक अल्फ़ा। और व्हाट इज द x, यू हैव कैलकुलेटेड x हेयर ऑल्सो, u cos थीटा इंटू टी। तो आप लिखिए इसको u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, यहाँ पे सेक अल्फ़ा, ये हो गया रेंज, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपको दिया हुआ है तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, इसी का इस्तेमाल करके जो है सो आप रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है पर हम पूरा थीटा अल्फ़ा के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है इसमें। u cos थीटा और इंटू यहाँ पे टाइम t बराबर क्या है, तो 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और बाई जी कॉस अल्फ़ा, और ये तो टाइम डाल दिया, यहाँ पे सेक अल्फ़ा है तो इंटू 1 बाई यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कर लो,
ठीक है, सेक अल्फा 1 बाई कॉस अल्फा। ये आ गया यू की वैल्यू। अब थोड़ा सा तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है ब्लैक बोर्ड, तो चलिए क्या हम मिटाएं, मतलब आई रब इट फ्रॉम हेयर, ठीक है, बस इस रिजल्ट तक के लिए ही, उसके बाद तो फिर पूरा मिटना ही है। तो ये आ गया आपको कितना, रेंज आर बराबर रेंज आर इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा ये इक्वेशंस आ गया आपको से यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए यहाँ से यू स्क्वायर हो गया, जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का केस आ गया। अब आप इसको लिख भी सकते हो ऐसे, यू स्क्वायर बटा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 2 साइन इंटू साइन ए प्लस बी, और जो साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन ऑफ यहाँ पे तो थीटा माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा, और जोर साइन ऑफ यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा और माइनस यहाँ पे थीटा। ओके, तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये साइन ऑफ यहाँ पे तो ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे माइनस तो साइन माइनस अल्फ़ा, साइन माइनस अल्फ़ा, साइन ऑफ अल्फ़ा। तो आपने यहाँ से निकाल लिया क्या चीज़, रेंज आर। दिस इज़ द इक्वेशंस ऑफ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो लिख लूँ ज़रा कि जो ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या निकला मेरा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकला दूसरा आर इज इक्वल टू यहाँ पे तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे तो साइन ऑफ यहाँ पे 2 थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा, यानी तो ये भी रेंज का इक्वेशंस आ गया। तो चलिए रेंज का इक्वेशन जब हमने निकाल लिया, क्लियर कट यहाँ देख रहे हैं, तो 1 मिनट जरा मैक्सिमम का भी केस हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि आर मैक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, आर मैक्स की क्या वैल्यू होगी, आर मैक्स। चलिए मैक्सिमम रेंज भी निकाल ही लीजिए। मैक्सिमम रेंज कहने का मतलब है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। देखिए आपके पास रेंज का इक्वेशंस क्या आया हुआ है, रेंज का इक्वेशंस है यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये रेंज जो है आखिर किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे रेंज मैक्सिमम होगा, हमारा इंटरेस्ट यही जानने में है कि हम किस एंगल ऑफ प्रोजेक्ट करें कि हमारा रेंज मैक्सिमम हो। तो अल्फ़ा तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसका मतलब यही है कि जब ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये कांस्टेंट रहने वाला, तो मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब ये इक्वेट होकर के 1 के बराबर हो जाएगी, तभी रेंज मैक्सिमम होगा। क्या चीज़, फॉर रेंज ऑफ। एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया कि ये जो रेंज है दिस इज़ नॉट ए हॉरिजेंटल रेंज, क्योंकि ये अलोंग द इंक्लाइन है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट सिंपली रेंज। इन नॉर्मल केसेस वी आर यूजिंग द वर्ड हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल would be maximum if sin of ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या चीज़, साइन पाई बाई टू, तो इक्वेट कर लो, ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसीलिए ट्वाइस ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस यहाँ पे अल्फ़ा, एंड दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 हो गया। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज का कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज। क्या दे रहा है ये आपको दे रहा है कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज। याद रखिए इसको, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज का कंडीशंस दे रहा है। और तो इस फॉर्मूला को भी नोट कर लीजिए, आपके रिमार्क्स में रहेगा कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब आपका यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, आर मैक्स का कंडीशन क्या है, आर मैक्स का कंडीशन है जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, तो रेंज मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू फिर क्या होगा, तो वैल्यू ये होगा, नोट कर लीजिए, आर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा। कहीं कहीं किताबों में इतना ही डाल करके सफिशिएंट कर देता है, कहीं इसको सिंप्लीफाई कर देता है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए उसको देख करके, इसलिए लीजिए आपके लिए यू स्क्वायर बाई जी और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ है 1 माइनस साइन अल्फ़ा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे लिख सकते हो यू स्क्वायर बाई जी और 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, इंटू 1 माइनस यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये कट गया, तो आपने निकाला मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर आर मैक्स। भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये भी कंडीशन मैक्सिमम रेंज को ही दे रहा है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में आपको ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखें। तो हमने अपने रेफरेंस एक्सिस को एक अलोंग हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल रख करके हमने रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकाल ली। ज़रा इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। सो एक सेकेंड। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हेयर इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज ये था, और रेंज जो मैक्सिमम आया था, आर रेंज मैक्सिमम क्या था, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फ़ा, जो आगे चल करके क्या दे दिया हमको, तो यू स्क्वायर बाई यहाँ पे जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हमें याद रहेगा, ये इतने इक्वेशंस हमने यहाँ निकाले। ये क्या है, मैक्सिमम रेंज का कंडीशंस है, थीटा का जो वैल्यू है π/4 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है। तो ये जो हमने निकाला वो किस बेसिस पे निकाला, जब हमने एक्सिस को ऐसा रखा। अब हमारा कंसर्न क्या है कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द रेफरेंस एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशंस को डिस्क्राइब करना। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट आई विल क्लीन इट, किसको साफ होना ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसेस मोस्ट प्रायोरिटी। नाउ इट इज क्लियर, लेट्स सी। अब हमारा कंसर्न क्या जानने में है, अब हमारा कंसर्न जानने में ये है वेट पेन, कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन को अब जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा हो गया इंक्लाइन, ओके, ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रहे थे, वो इंक्लाइन प्लेन हमारा अल्फ़ा एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, और आपने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया हुआ था, और ये u वेलोसिटी आपका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था, ठीक है। तो जब ये प्रोजेक्ट हुआ तो इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी हुई, और ये यहाँ पे जाकर के इस पॉइंट P पे जाकर के सपोज करिए कि पार्टिकल जो है सो रिटर्न हुआ, ठीक है। और अब इसके एनालिसिस के लिए जो हमने रेफरेंस एक्सिस चुना है वो क्या चुना है, हमने ये चुना है कि ये मेरा हो गया x axis along the incline x axis perpendicular to the incline, this is y axis, this is the reference orientations now, ठीक है। ये पूरा ये x axis हो गया, along the incline is the x axis, perpendicular to the incline is the y axis, and now we are going to analyze my projectile motions with reference to this type of axis orientations हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइन क्या है, लिख लो जरा। एंगल ऑफ इंक्लाइन पहले जैसा, एंगल ऑफ इंक्लाइन, इंक्लाइन इज एज सीन फ्रॉम हॉरिजेंटल। अभी भी एंगल ऑफ इंक्लाइन हम इस हॉरिजेंटल के रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हैं, इंक्लाइन एज सीन फ्रॉम हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अल्फा। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम हॉरिजेंटल, मतलब इसी हॉरिजेंटल एक्सिस के रेफरेंस में प्रोजेक्शन भी डिफाइंड है, वो थीटा है। तो अब हमारा जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शंस u है, ये हमारे नए रेफरेंस एक्सिस के हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग कितना एंगल बना रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से कि एंगल मेड बाय
velocity vector, velocity of projection with x एक्सिस क्या है, तो थीटा माइनस अल्फ़ा एंगल बन रहा है। इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा थीटा माइनस अल्फ़ा हो गया। तो अब तो बस प्रोजेक्टाइल मोशन के एनालिसिस का जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है कि एक्स डायरेक्शंस में वेलोसिटी क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू, और यहाँ से ये एंगल जो बन रहा है वो क्या है, तो थीटा माइनस अल्फ़ा है। तो आप लिखोगे यू कॉस ऑफ यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा, और जो यू वाई बन रहा है वाई डायरेक्शंस में बराबर यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शंस में प्रोजेक्टाइल मोशंस की वेलोसिटी मतलब एक्स अलोंग द इंक्लाइन एंड वाई डायरेक्शंस में मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्रोजेक्शंस पता चल गया। अब जो सबसे मतलब पेक्यूलियर चीज़ हो जाती है इस केसेस में वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाता है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्चुअली में क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ इंक्लाइन। ठीक है, वो तो मेरा उस केसेस में भी था। तो अब हमारा क्या है कि परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है। तो अब मेरा जो रेफरेंस एक्सिस है, इस एक्सिस में वो क्या एंगल बना रहा है, तभी तो हम प्रोजेक्शन ले पाएंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन का क्या प्रोजेक्शन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक नोन फैक्ट है कि वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर टू द क्या, हॉरिजॉन्टल बेस। अब मेरा रेफरेंस ओरिएंटेशन तो ऐसा है, तो इस हमारे एक्सिस के अलॉन्ग अब क्या प्रोजेक्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो जानने की ज़रूरत है। तो हम बस एक पॉइंट लिए, और ये देखिए हमारा जी है, और ये जी जो है ये परपेंडिकुलर टू द बेस है, ये 90 डिग्री ही होगा नेचुरली, और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल हुआ वो कितना हो गया, 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। इस ट्रायंगल में देखिए 90 माइनस अल्फ़ा एंगल हुआ ये। अब ये वाई एक्सिस के पर मतलब ये वाई एक्सिस तो मेरा ऊपर है, तो निगेटिव वाई एक्सिस नीचे होगा, तो ये मेरा निगेटिव वाई एक्सिस हुआ। मतलब ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियस है कि ये मेरा वाई एक्सिस के साथ एक्सेलरेशन कितना है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल इसको निकाल सकते हैं कि एंगल मेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी with x axis with y axis, negative y axis अल्फा है। तो ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस है। नीचे y एक्सिस ये हो गया, माइनस y एक्सिस ये हुआ, इसके साथ ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मेरा अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब आप जो अल्फा एंगल बना रहा है तो बहुत अच्छा है। आप लिख लीजिए कि जब अल्फा यहाँ बन रहा है तो आपका ax का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ये तो हो गया g, और ये g बना रहा है अलॉन्ग द 90 माइनस अल्फ़ा, तो कहीं ना कहीं ये जो है सो माइनस ऑफ और g साइन अल्फ़ा का एक्सेलरेशन x एक्सिस, मतलब कि ये डाउनवर्ड इंक्लाइन के नीचे लगेगा, इस अपोजिट डायरेक्शंस में लगेगा, और ay क्या हो जाएगा, तो ये नीचे की ओर लग रहा है, और साथ में जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है तो माइनस g, और यहाँ पे कॉस ऑफ अल्फ़ा डाउनवर्ड। तो ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हमारे एक्सिस के पॉजिटिव ओरिएंटेशन के ठीक विपरीत ये प्रोजेक्शंस हैं, इसलिए निगेटिव है जो है। सो एक्सिस का पॉजिटिव साइड इधर है, और जब प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो ग्रेविटी का प्रोजेक्शन किधर है, इस साइड आ रहा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे क्यों आ रहा है, तो नेचुरली वो निगेटिव होगा जो है। सो तो अब आ गया एक्सेलरेशंस भी आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, द फर्स्ट थिंग वी कैलकुलेट, पहले भी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ही कैलकुलेट किया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना होता है, वर्टिकल डायरेक्शंस में मोशन को कंसीडर करना होता है। तो कंसीडरिंग द मोशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट के लिए क्या होता है, कंसीडरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, कंसीडरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along y axis, ठीक है। y एक्सिस के अलॉन्ग हम अभी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को कंसीडर करते हैं। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जनरल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, तो y इज इक्वल टू यू आई इंटू टी प्लस 1/2 ay इंटू टी स्क्वायर, यही होगा इक्वेशन ऑफ मोशन y एक्सिस के अलॉन्ग। तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट t, मतलब कि जब प्रोजेक्टाइल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t के बाद प्रोजेक्टाइल यहाँ नोटिस किया, after the time of flight t
टी टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आप देखिए तो वाई डिस्प्लेसमेंट मेरा नियरली 0 है, तो वाई डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप लिखिए यहाँ पहले वाई, पहले इसको लिख लो पूरा, वाई इज इक्वल टू यू वाई, तो मेरा यू वाई कितना हो गया भैया, यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, तो यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी और प्लस 1/2 और मेरा जो ए वाई है वो कितना है, माइनस जी कॉस अल्फ़ा, तो यहाँ पे माइनस जी कॉस ऑफ अल्फ़ा और इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। तो टी टाइम के बाद वाई तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वाई इज इक्वल टू 0 सिंपली, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन ऑफ यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 1/2 जी टी कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये जो 0 है, तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो टाइम की दो वैल्यू आएगी, एक तो 0 और दूसरा 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा। तो ये जो t इक्वल टू 0 है क्या है, इनिशियल प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल को शो करता है, INITIA इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसमें तो अभी हम इंटरेस्टेड है भी नहीं। ये जो है सो क्या है, तो ये है आपको इस पॉइंट पर क्या बहुत टाइम था, सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाल लिया 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा। और अगर आप गौर से देखें ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने इक्वेशंस निकाला, ये इक्वेशंस क्या पहले के एनालिसिस से मैच करता है। तो देखिए पहले भी आपने टी साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फ़ा निकाला था जब एक्सिस हमारा ऐसे और ऐसे हुआ करता था, मतलब कि और नॉर्मल केसेस में जो एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे थे उस केसेस में जो रिज़ल्ट आए वो इस केसेस में भी रिज़ल्ट के इक्विवेलेंट ही हुआ, लेकिन इसमें एनालिसिस डिफरेंट हो गई। अभी आपने नोटिस नहीं किया कि आपके पास एक्सेलरेशंस एक्स डायरेक्शंस में भी लग रहा है, जो यहाँ प्रोजेक्टाइल के मोशन को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में कन्वर्ट कर दे रहा है। आपने जो पहले एनालिसिस किया उसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशंस यूनिफॉर्म था क्योंकि एक्स डायरेक्शंस में कोई एक्सेलरेशंस लग नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्सेलरेशंस लग रहा है माइनस जी साइन अल्फ़ा। आप उसको ऐसा भी कह सकते हो कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस द बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग, मतलब क्या है माइनस जी साइन अल्फ़ा, मतलब जी साइन अल्फ़ा एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड की ओर जो है वेलोसिटी, जो बॉडी को आप देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो वेलोसिटी यू एक्स लग रही है, यू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, लेकिन एक्सेलरेशन ठीक वेलोसिटी के अपोजिट लग रही है, तो एक तरह से डी एक्सेलरेटेड मोशंस हो रहा है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। आप इसको यूनिफॉर्म मोशंस नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को हम लोग जब रेंज निकालेंगे, क्योंकि रेंज में हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग मोशंस को कंसीडर करना पड़ता है। सो सी अब रेंज निकालना है मुझे। एक चीज़ बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस एक्सिस के हिसाब से अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस अगर रेंज आर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, आर, 0 होगा। तो रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने में मतलब क्या चीज़, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फॉर रेंज क्या निकालेंगे, फॉर रेंज consider the motion along x axis, consider the motion along x axis। ठीक है, रेंज निकालने के लिए x एक्सिस के अलॉन्ग मोशंस को कंसीडर करना है हमें। तो भैया x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस क्या होगा, x डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस, x इज इक्वल टू तो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t और प्लस 1/2 ax इंटू यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा लिखें इसको कि x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो तो रेंज r है, तो रेंज r इज इक्वल टू यहाँ से क्या चीज़ यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा, यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पर देखोगे तो प्लस 1/2 ax क्या है, माइनस जी साइन अल्फ़ा, तो माइनस ऑफ यहाँ पे जी साइन अल्फ़ा और टी स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो ये है इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर
थीटा माइनस अल्फ़ा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इतना बड़ा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है और यू स्क्वायर जो है दोनों में कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो यू स्क्वायर बट्टा जी, क्योंकि यहाँ से ये जी से ये जी काट दिया, तो जी और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हमने लिया। देखिए यहाँ है तो कॉस अल्फ़ा, लेकिन कॉमन मैंने लिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब देखें क्या चीज़, जब ये कॉमन लिया तो कॉस अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे दो तो रहेगा ही, तो दो यहाँ ले लीजिए, 2 cos थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो इंटू यहाँ पे cos अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस, और यहाँ से 2 से 2 ये कट भी गया, तो माइनस यहाँ पे 2 यू स्क्वायर तो ले ही लिया है, तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा, बाकी तो उसमें कुछ बचा नहीं है, इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो 2 cos थीटा और साइन थीटा, तो अब तो ये हम लोग जानते हैं, सिंपल सा इक्वेशन है, ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, कॉस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए बराबर साइन ट्वाइस 2a, ठीक है। तो यहाँ तो वही है, ए ही है, तो आप इसको लिखेंगे यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस यहाँ पे साइन 2 थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और इंटू यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और माइनस, और इसको ज़रा सा देखें तो माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस यहाँ पे क्या चीज़, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस ऑफ यहाँ पर ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस यहाँ पे अल्फ़ा आ गया, ठीक है। ओके, अब पता नहीं मैं कहाँ तक सही जा पाऊँगा, लेट्स सी। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आ गया वो क्या आ गया, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये कितना है, तो साइन ऑफ यहाँ पे साइन ट्वाइस ऑफ यहाँ पे थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, और माइनस यहाँ से तो माइनस 1 और माइनस 1 और प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ यहाँ पे तो थीटा माइनस अल्फ़ा। कुछ तो मुझे ऐसे ही आ रहा है। यहाँ से जब हमने जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ले लिया तो यहाँ जी साइन अल्फ़ा बचा हुआ है, ठीक है। तो ये साइन अल्फ़ा बचा हुआ है, तो यहाँ साइन अल्फ़ा तो होना ही होना है, सॉरी वी हैव मिस्टेकन है, छोटी छोटी गलती तो हो ही जाएगी। यहाँ से देखेंगे क्या चीज़ कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा जो था ये तो बचा हुआ था, तो इंटू यहाँ पे साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ जब आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फ़ा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा आप यहाँ करना भूल गए। तो अब आप देखिएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना साइन अल्फ़ा और माइनस प्लस, यहाँ से माइनस प्लस, तो कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या चीज़, तो साइन अल्फ़ा। ये इक्वेशंस आपका आया। अब ज़रा सा इसको देखा जाए तो ये क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन ए इंटू कॉस, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ यहाँ पे ट्वाइस थीटा और माइनस ट्वाइस अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा आ गया, ये दोनों सिमट गया, माइनस यहाँ पे साइन अल्फ़ा हो गया। अब आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे तो साइन ट्वाइस ऑफ थीटा और माइनस अल्फ़ा माइनस यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये आ गया आपका रेंज का इक्वेशंस। भाई मैथमेटिक्स आप देख लीजिए, मेरा तो मैथमेटिक्स काफ़ी सही है, आप इसमें खुद से भी कम इक्वेट करके देख सकते हैं। तो ये आपका रेंज का इक्वेशन आ गया। क्या ये रेंज का इक्वेशंस वही है
जो आपने तब निकाला जब आपका एक्सिस ऐसे था और परपेंडिकुलर था। तो जरा मैच करवा लीजिए। यू स्क्वायर यहाँ से देखिए, यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेम इक्वेशंस। सो यू कैन सी कि आपने रेफरेंस एक्सिस भले बदल दिया, आपने घटनाओं को डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखना शुरू कर दिया, एक्सेलरेशन तक बदल गए हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा नहीं बदला, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस सेम ही हैं। जो आप अप्रोचेस अलग अलग हैं, लेकिन जो उनका जो आउटपुट है वो सेम ही आ रहा है। और यहाँ से आप रेंज, मैक्सिमम रेंज भी निकाल सकते हैं भाई, जो सेम पहले केसेस में निकाला था आर मैक्स की वैल्यू, और ये आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो जो यहाँ निकाला होगा वही आएगा। क्योंकि आपको आर मैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 इक्वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही हो सकती है। और 1 कब होगी, तो जब ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/2 होगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस α/2, और ये तो हो गया कंडीशन। और आर मैक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बट्टा जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये जो है सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से कट जाएगा यहाँ पे, तो यू स्क्वायर बट्टा जी यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। सारा रिजल्ट मैच कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने प्रोजेक्टाइल को जब अप द इंक्लाइन फेंकते हैं तो उसको 2 डिफरेंट अप्रोच से समझना हमने सिखा दिया। और आपने जो रिज़ल्ट निकाला वो ये निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का, मैक्सिमम रेंज के कंडीशंस का, और ये जो मैक्सिमम रेंज क्या होगा, दिस इज़ द आर मैक्स का वैल्यू। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले एक वीडियो मतलब एक 2 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन फेंकते हैं और उस केसेस में कैसे निकालना है ये। फिलहाल दिस इज़ ऑल।